नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी। कहानी का नाम है बेटा बहू जब छोड़ने गए बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम। तो देखें कैसे माँ ने सिखाया बेटी को सबक। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। अरे बहू, देख कर चलो, अभी अभी काम बारी पोछा लगा कर गई है और तुम बाहर के चप्पल घर के अंदर पहन कर आ गई और सब कुछ गंदा कर दिया। नंदिनी जी का इतना कहना था कि संजना गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती, हो गया गंदा तो आपका क्या जाता है। कौन सा आपने पोछा लगाया है। दिन भर आराम से बैठी रहती हैं, घर का कोई काम तो आपको करना नहीं होता है। और मेद को पैसे मैं देती हूँ, आपसे नहीं मांगती, तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं। ऑफिस में काम करो तो बॉस की चिक चिक सुनो और घर पर आकर सासू माँ के हुक्म सुनो। मुझे कब क्या करना है यह मैं आपसे पूछ कर तो नहीं करने वाली। और मेद को पैसे चाहिए होंगे तो वह फिर से पोछा लगाएगी। और यह मेरा घर है, इस घर में कैसे रहना है, मुझे क्या करना है, यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर मैंने और आपके बेटे ने खरीदा है, भूलिएगा मत। तो मुझे मेरे ही घर में कैसे रहना है यह आप ना बोलें तो अच्छा ही होगा। वही घर की मेड है, काम करेगी तो पैसे मिलेंगे उसे, आपसे पैसे नहीं लूँगी। और आपसे रूंगी क्या, आपने कौन सा कुछ चोर कर रखा है। सब कुछ तो अपनी जवानी में ही लुटा दिया। कहते हुए संजना अपने कमरे में चली जाती और नंदिनी जी चुपचाप रह जाती और खुद से ही कहती, क्या जरूरत थी मुझे बहू से कुछ बोलने की। मैं जानती तो हूँ उसकी आदत, वह कभी किसी की सुनती कहाँ है। और मैं भी खुद को क्यों नहीं समझा पा रही हूँ। अब मैं बुरी हो गई हूँ, मेरा चुप रहना ही बेहतर होगा। थोड़ी देर में रवि आकर अपनी माँ से कहता, माँ आपको क्या ज़रूरत थी संजना से कुछ कहने की। आप जानती हैं ना वह कितनी मेहनत करती है। ऑफिस से जब घर आती है और फिर सबके लिए खाना भी बनाती है, फिर भी आप उससे ताने क्यों देती रहती हैं। और आप जानती हैं कितना काम का टेंशन रहता है उसे। बेटा, मैंने तो बहू से सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ पोछा रखा हुआ है, गंदी चप्पल पहनकर मत आयो। और मैंने उससे ऐसा क्या कह दिया कि तुम दोनों इतना गुस्सा दिखा रहे हो। माँ, आप संजना से कुछ ही ना कहें तो अच्छा होगा। शांति से रहिए इस घर में और हमें भी शांति से रहने दीजिए। कहते हुए रवि भी वहाँ से चला जाता। रवि और संजना जब खाने के लिए बैठ जाते तभी संजना सब्जी देखते हुए कहती, क्या करूँ तुम्हारी माँ का। कितनी बार समझाऊँ रवि कि मुझे इतनी तेल वाली सब्जी पसंद नहीं है, फिर भी वह सब्जी में इतना तेल क्यों डालती हैं। हर काम के लिए तो मेथ रखा कर रखी है, हमने कभी कभार खाना ही बना देती हैं तो वह भी सही से नहीं बना सकती। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, मैं तो अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। यदि तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना मैं तो जा रही हूँ। कहते हुए संजना अपने कमरे में चली जाती और पीछे से रवि भी उसे मनाने के लिए चला जाता। आज नंदिनी ने अपने बेटे के मनपसंद दम आलू बनाए थे। उसे दम आलू बहुत पसंद थे। बचपन में उंगलियां चाट कर खा जाता था, लेकिन आज उसने उस सब्जी को देखना ही पसंद नहीं किया और वहाँ से उठकर चला जाता। दोनों बहू बेटे का यह व्यवहार देख नंदिनी भी कुछ नहीं खाती और भूखे पेट जाते ही सो जाती। अब ऐसा व्यवहार नंदिनी के साथ हर दिन होता जा रहा था, लेकिन वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी।
वह बाहर किसी से कुछ भी नहीं कहती, हर किसी से अपनी बहू और बेटे की तारीफ ही करती, क्योंकि वह जानती थी कि बाहर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। लोग सिर्फ हमारे घर की हंसी उड़ाएंगे। और वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के बारे में कोई बुरे दो शब्द कहे। आखिर संजना भी तो इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। यदि लोग उसकी बुराई करेंगे तो नंदिनी को यह कैसे पसंद आएगा। पर नंदिनी अपनी माँ से, अपनी सहेलियों से, अपनी सास की बुराई करते हुए थकती नहीं थी और हर किसी से कहती थी, ना जाने इस बुढ़िया से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। पर नंदिनी जी इस सब से कोई मतलब नहीं रखती। वह अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन भगवान का नाम लेकर ही निकालना चाहती थी। मैं अधिकतर वक्त अपना धर्म ध्यान में देती थी, जिससे मन में शांति बनी रहे। लेकिन नंदिनी जितना शांत रहना चाहती थी, संजना उतना ही उबारती थी। वह हर बात पर अब नंदिनी को सुनाना शुरू कर देती, जिस वजह से अब नंदिनी की तबीयत खराब रहने लगी। और बेटे बहू के पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि वह उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने को ले जाएं। संजना ने कहा, यह सब तो नाटक है, घर के कामों से बचना जो चाहती है। 2 दिन के लिए मेट ने छुट्टी क्या ले ली कि इनकी तबीयत ही बिगड़ गई। कहते हुए दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते। पर नंदिनी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे बेचैनी सी हो रही थी। वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती। जब सुबह की शाम हो गई थी और नंदिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वह अपना मन बहराने के लिए नीचे गार्डन में चली जाती। सोचा खुली हवा में जाएगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसी वक्त संजना भी अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गई थी। और जब वह घर आती तो देखती कि घर का ताला लगा हुआ है। यह देख संजना को बहुत गुस्सा आता और वह सोचती है कि हम दोनों पति पत्नी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, और यह महारानी ना जाने कहाँ घूमने के लिए चली गई। सुबह सुबह तो इतना नाटक कर रही थी जैसे मरने ही वाली हो, और अब शहर सपत्ते को चली गई। संजना जब खुद से ही बरबरा रही थी कि तभी नंदिनी वहाँ आती और कहती, बहू आज तुम जल्दी आ गई। तभी संजना ने कहा, उससे आपको क्या, आप तो आराम से घूमिए ना। बेटे के सामने तो ऐसा नाटक करती हैं जैसे अभी भगवान के घर से बुलावा आ रहा हो, और अब घूमने के लिए निकल पड़ी। कितनी देर से मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। तभी नंदिनी ने कहा, बहू चुप हो जाओ, सभी लोग सुन रहे हैं। तब संजना कहती, सुनते हैं तो सुनने दीजिए ना, उन्हें भी तो पता चले मेरी सास के गुण। यहाँ बहू बेटे इतनी मेहनत करते हैं और सास बाहर घूम रही है। तब नंदिनी कहती, बहू तुम जानती हो सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी, बेचैनी हो रही थी तो नीचे गार्डन में टहलने गई थी। इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरा तो बोलना ही आपको गुस्सा होना लगने लगा। आप जो कर रहे हैं वही सही, और मैं कुछ कहूँ तो वही गलत हो जाता है। संजना कहते हुए नंदिनी से चाबी लेती और गुस्से में गेट खोल कर अंदर चली जाती। तब नंदिनी ने कहा, बेटा मैंने आज तक घर की बात वहन नहीं जाने दी, और तू जो बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही थी, क्या तुझे यह अच्छा लगा रहा था? तभी वहाँ रवि आकर कहता, माँ आपको क्या परेशानी है संजना से? जानती हैं उसकी आज ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी, छुट्टी लेकर घर पर आई थी आराम करने के लिए, और आप गेट नहीं खोल रही थी। बेटा मैं घर पर नहीं थी तो गेट कैसे खोलती? हाँ तो कहाँ गई थी? रवि ने पूछा। आखिर क्यों आप संजना के पीछे पड़ी हुई हैं? रवि कठोर आवाज में कहता। संजना
तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? कहाँ से दिखाती रवि, मेरा बहुत तेज सिर दुख रहा है। कहते हुए संजना अपने कमरे में चली जाती और हर बार की तरह रवि भी संजना के पीछे चला जाता और नंदिनी जी वहीं बैठ जाती और सोचती हैं, बेटा बहू की इतनी चिंता है, अच्छी बात है, लेकिन तू अपनी माँ की थोड़ी चिंता कर लेता। 2 दिन से मेरी भी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ। और दूसरे दिन रवि अपनी माँ से कहता, आप अपना सामान पैक कीजिए। तब नंदिनी ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? तब रवि कहता, हम जा रहे हैं, आप सामान पैक कर दीजिए और नीचे आ जाइए। नंदिनी अपना सामान पैक कर नीचे चली जाती और रवि के साथ कार में बैठ जाती है और कार व्रत आश्रम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती। तब नंदिनी कहती, बेटा यह तो व्रत आश्रम है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ और आपको मैं यहीं पर छोड़ने आया हूँ। परेशान हो गया हूँ मैं आपसे, हर दिन की चिक से। हम दोनों ऑफिस से थक कर आते हैं, लेकिन आपको तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि बहू बेटी कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप हमेशा संजना से कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तब नंदिनी ने कहा, बेटा तुझे मेरा कहना तो दिखाई देता है, संजना का कहना क्यों दिखाई नहीं देता? तब रवि ने कहा, मुझे अब आपसे कोई बहस ही नहीं करनी। आपकी बहसबाजी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको यहाँ छोड़ने आया हूँ और चिंता मत कीजिए, हर महीने आपसे मिलने आता रहूँगा। और रही बात आपकी रहने की, तो यहाँ पर आपके रहने का इंतज़ाम कर दिया है और आपको जो जो चाहिए होगा वह यहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ, मुझे फ़ोन कर कर परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब फुर्सत मिलेगी तो आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। यहाँ पर आपकी उम्र के लोग रहते हैं, उनके साथ रहिए, आपको अच्छा लगेगा उनका साथ। आजकल के लोग के साथ तो आपको अच्छा लगता ही नहीं, खास करके अपनी बहू और बेटे के साथ। वैसे भी आपके जैसे तो आते होंगे इस व्रत आश्रम में। तब नंदिनी ने कहा, हाँ बेटा, मेरे जैसे लोग आते होंगे इस व्रत आश्रम में, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे को पराने में रखा दी, अपने गांव का मकान गिरवी रखकर अपने बेटे को शहर में पराया, उसे नौकरी लगवाई जिसमें उसका घर भी बिक गया और वह अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ ना सके। यदि कुछ पैसे आज मेरे पास होते तो तुम मुझे इस तरह के लिए छोड़ कर नहीं चाहते। जानती हूँ मैं, नंदिनी अपने मन में कहती जा रही थी और रवि कार स्टार्ट कर कर वहाँ से चला जाता। नंदिनी यह सब कुछ रवि से कहना चाहती थी, लेकिन वह कह ना सकी। मन की बात मन में ही रह गई और अपनी बात अपने मन में दबा लेती और अपना बैग लेकर अंदर व्रत आश्रम में चली जाती, जहाँ उसे अपना खुद का एक कमरा मिल जाता और वही उसकी ज़िंदगी हो जाती। नंदिनी जी अपनी ज़िंदगी व्रत आश्रम में बिता रही थी कि तभी एक सज्जन व्यक्ति, जो हर साल व्रत आश्रम में आकर सभी को कमर और गर्म कपड़े प्रदान किया करते थे, आज वह व्रत आश्रम आते और जब नंदिनी को व्रत आश्रम में देखते तो देखते ही साथ कहते, भाभी जी आप यहाँ, जो हाथ देने वाले थे आज लेने वाले कैसे हो गए? भाभी जी आपका बेटा तो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और आप यहाँ पर हैं। क्या आपके बेटे ने भी आपको व्रत आश्रम में रहने के लिए भेज दिया? हाँ भाई साहब, नंदिनी जी ने रोते हुए कहा। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर नंदिनी जी अपने आंसू रोक नहीं पाती और वह अपने पति के दोस्त जयचंद के आगे सब कुछ सच सच कह देती, जिन्हें वह अपना भैया भी मानती थी।
नंदिनी को यहाँ देख जयचंद को बहुत दुख होता और उन्हें रवि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। तब नंदिनी से कहता, भाभी जी, आपके बेटे ने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब आपके बेटे और बहू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पर कैसे भाई साहब? नंदिनी ने पूछा। वही आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जयचंद कहते। अब कैसे सिखाएंगे जयचंद? रवि और संजना को सबक जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और आने वाला कहानी का अगला भाग जरूर देखना। बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कहानी के नए भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।